मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और मुसाफिर हूँ यारों कार्यक्रम में हम इस वक्त सीतामढ़ी के उस पंचायत में आए हैं। आप पहले की अगर हम बात करें तो ये ठीक बिहार और नेपाल के बॉर्डर का भी इलाका है। मुखिया की वजह से चर्चा में है और हाल के दिनों में कई ऐसी चीज़ें इस पंचायत से जुड़ी हैं जिनको लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन आज हम इस पंचायत में इसलिए आए हैं कि प्रधानमंत्री ने कोरोना फाइटर के रूप में या कोरोना में बेहतर प्रबंधन करने वाले देश के जिन 4 पंचायतों का चयन किया है या उनके कामों की उन्होंने जो प्रशंसा की है उसमें एक पंचायत ये भी है। जी हाँ, हम बात करें सिंहवाहिनी पंचायत का और हमारे साथ यहाँ की मुखिया हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा आपने क्या की जो प्रधानमंत्री तक की नज़र में आ गई कि इस पंचायत में कोरोना को लेकर बेहतर काम हो रहा है। जी, माई गवर्नमेंट ऐप में जिन 4 पंचायतों का जिक्र हुआ है पूरे देश में, उसमें एक हमारा भी पंचायत है और हम लोगों ने राइटिंग के माध्यम से, वॉल राइटिंग के माध्यम से जागरूकता फैलाने का काम जो सर्वप्रथम किया कि लोगों तक इसके बचाव क्या है, कैसे आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, जैसे जो स्लोगन्स बनाए गए। और वो स्लोगन्स ग्रामीणों ने भी, बहुत सारे स्लोगन्स ऐसे हैं जो ग्रामीणों ने दिए कि ये आप बनाएं। और दीवार पे पेंटिंग का सबसे पहला स्थान रहा कि वॉल राइटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अवेयरनेस का काम किया। उसके अलावा जो सभी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सैनिटाइजेशन का काम है या मास्क बनवाना, उसका वितरण करना, तो इस तरह के काम तो मुझे लगता है कि अभी सभी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन रहा वो रहा कि वॉल राइटिंग की वजह से। लेकिन उसके सहारे किस तरीके का अवेयरनेस आप पूरी पंचायत में किस तरीके का जागरूकता फैलाने की कोशिश की जिसको लेकर देश स्तर पर सरकार की नज़र गई कि भाई एक स्लोगन के माध्यम से आप अपने पंचायत के जो आपके वोटर हैं या ग्रामीण हैं उनको आप एजुकेट कर रहे हैं, ये उसमें कुछ क्या खास था जो जिस वजह से ये चर्चाएँ हुई हैं? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स हर जगह लिखे गए जो लोगों को तुरंत अपील करता है, तुरंत टच करता है कुछ गांव की भाषा में, जो कि मेन हम लोग का मकसद था कोरोना महामारी जो है उससे बचाव के बारे में जानकारी कैसे दिया जाए। तो एक लगातार लाउड स्पीकर चलवा करके तो हम लोग कर ही रहे, साथ ही साथ दीवार पे क्या होता है, आते जाते हमेशा नज़र पड़ती है लोगों की, उसको पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे गए कि घर में कैसे घर में रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है। उसको एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों ने उसको वॉल पे अलग तरीके से लिखा था। अच्छा, इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका अपना पंचायत एक मुखिया के रूप में जो काम हम देख रहे हैं वो काम आप यहाँ अपने एफर्ट के कारण ये हो पा रहा है या फिर पंचायत में ऐसी गुंजाइश है जिसके सहारे इस तरह से डेवलपमेंट का काम किया जा सकता है? सड़कें हैं, बिजली है या पानी की व्यवस्था है या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो अगर मिल जाता है किसी भी पंचायत को तो मुझे लगता है कि आगे का काम करना बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि मेरे पंचायत में बेसिक चीज़ें नहीं थी। 4 साल मुझे हुए हैं अभी, तो थोड़ा वक्त मुझे इसमें लग गया। बाढ़ प्रोन एरिया है, उससे भी 2 साल हमारा निकल गया और अभी कोरोना, ये तीसरा साल। बहुत कम वक्त था जिसमें कि हम लोग काम सही मायने में कर पाए। तो मुझे लगा कि जब तक पंचायतों को हम लोग रोजगार सृजन पे काम नहीं करेंगे, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने पे काम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि किसी तरह के विकास की बात करना ही बेमानी है। जहाँ आर्थिक चीज़ें नहीं आती, यानी कि पैसे की बात अगर हम नहीं करते हैं, महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी की बात नहीं करते हैं, वहाँ पर भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना बेकार है। तो मेरा यही रहा लक्ष्य कि पंचायत को अपने पैरों पे खड़े करना है ताकि हमारे पंचायत से माइग्रेशन ना हो। आज आप देखेंगे कि एक कोविड-19 जो पूरे देश के लिए एक महामारी से जूझ रहा है, आज हमारा देश 2 महामारी से जूझ रहा है, कोविड-19 प्लस माइग्रेशन। वहाँ पे उनके लिए भी सिरदर्दी है ये माइग्रेशन, जहाँ पे कि वो माइग्रेट होकर के गए हैं, और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के लिए भी कि अब उसको ऐसी कंडीशन में लेकर के कैसे आए, उनके पास उतनी सुविधाएं या चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम इनके पंचायत में क्या खास है वो भी हम आपको दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक मुखिया पंचायत की तस्वीर बदलने में कितनी बड़ी उनकी भूमिका है।
या जो इनके पंचायत में जो बदलाव की बात सामने आ रही है, उनमें इनका जो खुद का अपना एफर्ट है वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन क्या पंचायती राज एक्ट में के सहारे जो मुखिया को पावर दिया गया है या डेवलपमेंट को लेकर जो राशि दी जाती है, क्या उन राशियों के सहारे पंचायत का विकास इस तरीके से किया जा सकता है कि नहीं? ये आज के इस कार्यक्रम के दौरान हम ये समझने की कोशिश करेंगे और इनके साथ खुद हम पंचायत में घूमेंगे और उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करेंगे, पंचायती व्यवस्था को भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसी दौरान जो पंचायत का खुद का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पिछले 10-12 वर्षों में काफ़ी कुछ बदला है, उसको लेकर भी चर्चाएं करेंगे। जब आप इस पंचायत में प्रवेश करेंगे कि इस तरह के सोलर जल पंप लगभग 57, 57, 53 इस तरह के सोलर पंप यहाँ पे लगे हुए हैं इस पूरे गांव में। सोलर पंप लगाने के पीछे क्या कंसेप्ट रहा है, और ऐसे इलाके में जहाँ चारों ओर नदियाँ हैं और उस जगह पे ये कंसेप्ट क्यों, मतलब इस कंसेप्ट को आप क्यों स्वीकार की कि भाई यहाँ पे आप क्यों लगाना चाह रही हैं कि ये सौर ऊर्जा से ये पंप संचालित करें? इसका क्या इस्तेमाल आप कर रहे हैं? यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे वहाँ पे खेत है, पूरा दूर दूर तक खेत है। और वहाँ पे मैंने देखा कि किसानों को बहुत दिक्कत होती थी, या जो डीजल से जब वो पानी पटाते थे सिंचाई के लिए तो वो काफ़ी महंगा पड़ता था। तो इसकी वजह से काफ़ी आसानी हो गई, लोगों को खेती करने में बहुत आसानी हो गई और काफ़ी सस्ता हो गया। खेती का जो कॉस्ट था, जो पानी पटाने की वजह से वो काफ़ी महंगा हो जाता था खेती करने का। तो मेन मकसद ये था कि किसानों को सुविधा हो। लेकिन इसके सहारे पटवन मतलब कितना, ज़रा आप बताएं कि इस पंप के सहारे पटवन करना कितना आसान है? नहीं सर, पटवन तो ऐसे नहीं हो पा रहा है इससे। हम लोग ऐसे यूज टू ये बहुत ही डीपली है सर, इसका पानी बहुत अच्छा है। हम लोग यूज अपने पीने में, स्नान करने में इस तरह के उपयोग में लाते हैं इसको। अच्छा, और ज़रा ये बताइए कि ये जो मतलब पूरे चारों तरफ आपकी तरफ नेपाल के इलाके से हैं, जी 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 नदी भी काफ़ी चारों ओर नदी हैं, जी जी सर। लेकिन ये इस तरह के पंप के आने से या इस तरह के पानी की व्यवस्था से क्या बदलाव हुआ ग्राम गाँव में? सर हमारे यहाँ सबसे पहले था कि सर हम लोग के यहाँ जो मुखिया जी के आने से पहले हम लोग करीब 60 से 65 फीट का पानी पीते थे सर। वो पानी इतनी आयरन युक्त था, जो पानी हमारे शरीर में जाने के बाद इतना हार्मफुल था, और हम लोग इसकी जानकारी थी नहीं हमें कि ये क्या हार्मफुल है क्या नहीं है। इनके आने के बाद जागरूकता हुआ, सब लोग को ये बताएं कि ये पानी बहुत ही गंदी है। जिस पानी से हम लोग अगर खाना बनाते थे सर, वो चावल पीला हो जाना, दाल पीला हो जाना, और इन कपड़े भी पीले हो जाते थे, पैर नाखून उखून से हमेशा दांत पीले रहते थे। जब हम लोगों ने इस पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते थे कि पानी की वजह से ऐसे होते थे। बराबर किसी भी आदमी का पेट सही नहीं रहना, गैस बराबर बनते ही रहता था। हम लोग को इस चीज़ का समझ था नहीं। जब इन्होंने आया हम लोग को बताया कि यहाँ का पानी बहुत ही गंदा है, यहाँ पानी जो है 50 से 60 फीट का पानी लोग पीते हैं, इसके वजह से इतनी बीमारियाँ होती है, मलेरिया मतलब डायरिया तरह के बहुत सारे रोग होते हैं। तो हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया। मुखिया जी हमारे जो ऋतु जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा बहुत जगह जगह 250 से ज़्यादा ही समझिए कि बहुत ज़्यादा चापाकल का भी मतलब यहाँ पर हलाया गया। उसके बाद ऐसे हमारे पंचायत में लगभग 50 से एभव ही हमारे पंचायत में सोलर पंप का भी, जो कि 250 से ज़्यादा डिप्ली है ये सभी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट आप लाई हैं कि स्वच्छ पानी के लिए, ये बिहार सरकार के हाल के दिनों में इसके गांव में हर घर जल नल योजना के तहत इस तरह की योजनाओं को लागू किया है। आप उससे पहले से इस तरह के उसके पहले आप इस पर काम किए हैं? उसके पहले का। हाँ, तो ये कंसेप्ट आप कैसे, आपके अंदर ये चीज़ें आई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग में, तो हमें लगा कि अगर सोलर से रहेगा तो बहुत चलाना आसान हो जाएगा। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक ही होता है, पानी भर गया तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, और फिर अगर सोलर है तो अब पूरा चार्ज रहता है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं और एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं। तो इस वजह से था, 2 यूज हो रहे हैं। लोग इसको नहाने, खाने पीने इसके भी काम में लेके आ रहे हैं और खेती के भी काम में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मतलब जो सोलर आपका ये है, फिर बैटरी बदलना, फिर उसको लेकर वो कितना खर्च का? इसमें कुछ भी बैटरी का कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ ये सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। हाँ। और एक मोटर नीचे है, ज़मीन के नीचे एक मोटर है,
और फिर इसका जो पानी की जो गहराई है जो बोरवेल किया है वो है, और उस मोटर से ये कनेक्टेड है जो कि ऑटोमेटिकली ये सोलर से चार्ज होता है। इसमें कोई बैटरी किसी तरह की कोई झंझट नहीं है। ये सबमर्सिबल मोटर है सर। नहीं, ये टेक्नोलॉजी तो बड़ी लेटेस्ट हमें लगता है कि अमूमन सोलर पंप हो या सोलर के जो भी लाइट वगैरह है वहाँ परेशानी होती है कि बैटरी नहीं, कुछ, इसमें लेकिन कोई इसमें बैटरी का इस्तेमाल नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ नीचे पंप लगा है सबमर्सिबल, जिससे उसमें चार्ज होता है और बस एनर्जी से चलता है। इसमें कोई ऐसे बैटरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि मुझे लगता है 3 साल हो गए इसको लगे हुए और अभी तक इसमें एक बार मेंटेनेंस तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 3 साल में एक भी सिंगल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, अगर कोई किसान या कोई पंचायत के और मुखिया अगर इसको लगाना चाहें तो कितना खर्च पड़ता है इसको एक इस तरह का सेटअप बनाने में? ये असल में हम लोगों ने एक आप देख रहे होंगे कि ये कृषि विभाग जो कंपनी है, भारतीय कृषि बीमा कंपनी, तो AICL के माध्यम से हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ ऐसी दिक्कतें हैं, तो उन्होंने ये हमारे यहाँ ये उनके प्रोजेक्ट है असल में, जो हम लोगों ने, मैंने सिर्फ एज ए प्रधान यहाँ पे लाने का काम किया है इसको अपनी कोशिशों से। दूसरे मुखिया भी अगर चाहें तो इसका क्या प्रोसेस है, कैसे वो ला सकते हैं अपने पंचायत? वो संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे जा कर के, जो डिफरेंट ऐसी कंपनीज़ हैं जो CSR देती हैं उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी ऐसी कंपनी है जो CSR देती है वो NGO को देती है। NGO के बजाय अगर पंचायतों को दिया जाए, NGO को भी दें, उसमें NGO बहुत अच्छा काम करती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टली अगर पंचायतों को देते हैं तो मुझे लगता है कि सीधा लाभ मिलेगा। तो अगर पंचायतों को दिया गया, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर पंचायतों में लगाया गया, ये दिया गया डेफिनेटली किसी NGO के माध्यम से लगाया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि डायरेक्टली CSR के जो फंड है वो पंचायतों को भी दिया जाना चाहिए। अच्छा, आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपका अपना खुद का नेटवर्क है, तो उसका आप इस्तेमाल क्या कह सकते हैं कि अपने पंचायत के डेवलपमेंट में उसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जो पंचायती राज एक्ट है या जो पंचायती राज में मुखिया के जो पावर है, या जो मुखिया को जो वित्तीय जो उनको एक राज्य सरकार की तरफ से जो राशि मुहैया की जाती है, वो कितना मतलब सफिशिएंट है, या फिर उस राशि का इस्तेमाल कर क्या गांव को इस तरीके पंचायत को इस तरीके से बनाया जा सकता है क्या? जी, मुझे लगता है कि जो पंचायत के फ़ंड हैं, अभी तक तो हमारा 15th फिनेंस का फ़ंड अभी आया नहीं है, उसके पहले हमारा 14th फिनेंस और 5th फिनेंस का फ़ंड था। अगर उस फंड को अगर टाइड ना किया जाए, वो अनटाइड फंड ही रहने दिया जाए और ग्राम सभा के माध्यम से, यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो डिसाइड करें कि इस पैसे को क्या करना है। पहले स्कूल की बाउंड्री बनानी है, शमशान घाट का निर्माण कराना है या किसी और काम में लगाना है, ये अगर गांव वालों के ऊपर छोड़ा जाए और ग्राम सभा के माध्यम से पारित करके काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के जो भी काम है वो बहुत अच्छा, और इसकी वजह से ही हो रहा है। ऐसा नहीं, अगर फंड नहीं है तो आप कहाँ से कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आप बाहर से आप सपोर्ट ले सकते हैं या मिल सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो होती हैं या जो रेगुलर काम है वो तो पंचायत फंड से होता है, चाहे वो पंचम की राशि हो या चतुर्थ की राशि हो। और अभी तो 15th फिनेंस का हम लोग को इंतज़ार है, अगर वो पैसे आते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या कुछ बदली गई हैं। बिहार में थोड़ी सी ये दिक्कतें आई हैं, कह सकते हैं कि फ़ंड को कहीं ना कहीं से टाइड किया गया है, जो टोटली अनटाइड फंड होना चाहिए था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। हमारी कोशिश है कि एक पंचायत की प्रतिनिधि अगर अपने इलाके का, अपने पंचायत का अगर विकास करना चाहती हैं या फिर उस डेवलपमेंट को के नज़रिया को समझना हो, तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ। और हम भी उसी नज़रिया को समझने के लिए पटना से इस पंचायत में आए, सिंहवाहिनी पंचायत में आए, और उन चीज़ों को समझिए कि अगर आप एक बेहतर पढ़ा लिखा प्रतिनिधि अगर आपका है, या आप खुद पढ़े लिखे हैं, अगर चाहते हैं गांव का विकास हो, तो हालांकि एक कंसेप्ट ये भी था कि सीधे चुनावी राजनीति में आने से लोग परहेज करते थे, पढ़े लिखे लोग, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि एक दिल्ली से अपने तमाम सुखमय ज़िंदगी को छोड़कर गांव आती हैं, और ये भी एक राजनीति में सीधे तरीके से चुनावी राजनीति में, जिसको लेकर कई तरह की शंकाएं की वजह से लोग गांव आना नहीं चाहते हैं। उस तमाम चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि एक पंचायत को किस तरीके से बदला गया है और उस पंचायत के बदलाव के सहारे आप बिहार में हो रहे बदलाव को भी समझ सकते हैं। देखिए इस बिहार की 60 से 70% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और हमने आपको दिखाया था कि इस कोरोना में उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन सब के बावजूद भी कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हैं। ये जो इलाका है ठीक है अक्सर बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन बाढ़ की वजह से ये भी एक चीज़ है कि खेती का जो अपना एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति के तहत जो उनका अपना एक प्रोसेस है, वो लगातार बाढ़ के पानी आने से उसमें काफ़ी बदलाव, उपजाऊ क्षमता उनका बरकरार रहता है। कीड़ा मकोड़े जो होते हैं वो या जिस तरीके से खाद का आप इस्तेमाल करते हैं वो चेन बदलता रहता है। तो इस इलाके के किसान किस तरीके से इस पंचायत में एक मोटिवेशन के साथ चीज़ें को बदली हैं, ज़रा इसको भी समझिए। इससे पहले देखिए अब सामने में मक्का किस तरीके से लहरा रहा है। हालांकि अब शहर में आप अभी इस समय मक्का का टेस्ट ले रहे होंगे, लेकिन गांव में अभी निकलना नहीं हुआ। लेकिन देख लीजिए वो लौकी भी आप देख सकते हैं जिसको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये इलाका है और जिस इलाके में ये चीज़ें खेत में आप देख सकते हैं, खेत में। और ये यहाँ किसान यहाँ क्या सोचती हैं, पहले हम बात करेंगे रितु जायसवाल जी से। रितु जायसवाल, ये जो खेती को लेकर आप तो बाहर दिल्ली से आई, ये खेती को लेकर क्या आपके दिमाग में आया कि हम ये बदलाव होनी चाहिए? अभी आप देखेंगे कि बिना किसी दवा के छिड़काव के हमारे यहाँ जो लौकी नॉर्मली बाहर में जाएंगे इंजेक्शन वाली लौकी, और ये सिर्फ राख होता है ना, जो लकड़ी जलाते हैं खाना बनाते हैं और उससे जो राख निकलता है, सिर्फ उसका छिड़काव किया गया है इस पर। और ये देखिए इस लौकी का साइज, और इतनी मीठी लौकी होती है। और इस बार हमारे यहाँ पे आलू की एक गांव से सिर्फ मतलब हमारा 7 गांव का पंचायत है, उसमें एक गांव में जो आलू का प्रोडक्शन हुआ है, आप यकीन मानिए कि जहाँ पर हम लोग आर्थिक स्थिति से जूझने वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक पंचायत में 3.5 से 4 करोड़ रुपए का आलू की सिर्फ बिक्री हुई है। और अभी आपको मैं बात भी कराऊंगी, जो वो महिला है वो उनका ही ये खेत है, वो आपको बताएंगे कि कितना आलू उन्होंने, कितना पैसा उनका लगा और कितना। तो मुझे लगता है कि जो पंचायतों के अंदर हमारा जो बिहार के जो पंचायतें वो कृषि प्रधान है, तो वहाँ पे अगर हम लोग खेती पे ज़्यादा फोकस करें तो मुझे लगता है कि इस बहाने सबसे पहली बात कि माइग्रेशन को रोका जा सकता है। कि जो चीज़ें आप 10 या 12 या 15 हज़ार की नौकरी के लिए बाहर जाते हो, वो इज्जत से अपनी ज़मीन में अपने यहाँ मेहनत करके आप कमा सकते हो। आप ये देखेंगे कि एक यहाँ पर ऐसे जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो खेती में लगी हैं, वो उन्होंने सब्जियाँ लगाई हैं, भुट्टे लगाए हैं, करेले लगाए हैं, लौकी लगाए हैं, और ये तुरंत आलू हटा वो लगाया। आधी ज़मीन में इन्होंने आलू लगाया था और आधी ज़मीन में उन्होंने गेहूँ लगाया था। गेहूँ की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। तो ये है कि एक दूसरी तरह से हम लोग इस तरह की फार्मिंग कर सकते हैं कि खेतों को पार्ट बाई पार्ट बांट दिया, कहीं आलू लगाया, कहीं राजमा लगाया, कहीं इस तरह से अगर हम करते हैं तो कभी बाई चांस कभी कोई एक फसल ख़राब भी हुई तो आपके 2 या 3 फसल सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, जरा हम इनसे बात करते हैं कि केना खेती करै छियै अहाँ? शुरू में पहले आलू रोपाई छे। अच्छा, आलू निकाल के तब अपन मकई, भिंडी, कद्दू यह सब रोपाए। ई जे अभी कोरोना बीमारी फैलले है न, ओमे तो बड़ा नुकसान हो होते सब्जी के। मतलब नहीं कोरोना, हाँ ना, मतलब कोरोना नहीं, मतलब बाहर बेचे में दिक्कत होते ना जाय छे बेचे बाहर। हाँ, खेती से ले आई छे लोग खेत से, हाँ ले आई छे खेत से। अच्छा, ये बताओ कि केना आलू के खेती के लिए जे एते पैदावार अहाँके भेल? खाद मोटा सा पड़े छे ना, अच्छा, तो अपने मतलब भेल बेसी। की सब दै छियै अहाँ? DAP, अथी और यूरिया, पोटास, और कथी दै छियै रे, कोन दवाई, ओहे दवाई पड़े छे से सब रहे छे। अच्छा, हाँ, तो वही में। अच्छा, एक चीज बताओ कि कितना उत्पादन, मतलब कितना में अहाँ आलू खेती के लिए? हम 4 बीघा। 4 बीघा में? 4 बीघा में। तो गाँव में मजदूर मिल जाए छे? आलू के खेती में ओकरा आलू चढ़वे वाला, फिर निकौनी करे वाला आदमी मिल जाए छे? मिल जाए छे, आदमी मिल जाए छे। तो 4 एकड़ खेत में कितना के खर्च होय छे? 2 लाख। 2 लाख रुपया? तो 2 लाख रुपया खर्च करके 4 एकड़ में आलू के खेती होय छे। अच्छा, गांव में अगर मान लो कि अगर रहते रहे, आलू रखे के व्यवस्था रहते रहे,
तब तो और किसान के लाभ हो सके रहे। और लाभ अच्छा होते, गाँव में रखे के व्यवस्था हो जाए तो और अच्छा बात है। तो कितना आलू उपजला है ई बेर? सब 8 लाख के बिकल है। मतलब ई हर साल ऐसा फसल भर रहे कि ई बेर अच्छा फसल भेल? की ज़्यादा विशेष भेली बारिश के चलते, पानी के चलते, न तो वही नहीं हो सब साल उतने हो। मतलब ये इलाका में खेती एनाहिते होइ छै, मतलब सब्जी मतलब आलू उखाड़ के फिर सब्जी के खेती के लिए, सब्जी के बाद जे छै से एकर बाद की करबै? फिर धान फिर धान काट के आलू। अच्छा, आलू उखाड़ के कद्दू मकई अपना जे मर्जी हो वो अपना रोप लो। आपके यहाँ देखें कि पानी के अलग अलग सोलर पंप लगा हुआ है, उसका कितना असर खेती के इस पे पड़ा है? सर उसका बहुत असर है, उसी का इतना असर है कि पैदावार में इतनी वृद्धि हुई है। इस पहले हम लोग क्या करते थे, दमकल बोर्डिंग, सर आप बुझते होंगे, दमकल बोर्डिंग से सिंचाई करते थे और भाड़ा पर 100 रुपये घंटा हम लोगों को पटवी होता था। लेकिन आज बिजली आ जाने से, सोलर पंप मैडम के द्वारा दे देने से अब बुझिए कि मुफ्त में हो जाता है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बुझते हैं कि मुफ्त में पटवन हो जाता है। तो जहाँ पहले सर अगर हमको खेत में 4 इंच पानी की ज़रूरी होता था तो हम मुश्किल से 2 इंच दे पाते थे। अभी तो हम माने 4-6 इंच तक पानी लगा देते हैं, जितना ज़रूरी होता है उतना हम लगा देते हैं सर। और इसके कारण पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई है सर। अभी जो है खेत में नमी नहीं थी तो खेत को पटवन करके उसमें लोग अभी मूंग बाव कर रहे हैं, जबकि अभी मूंग बाव करने के लिए खेत का स्थिति वैसा नहीं था सर जी। तो मोटर के चलते हम लोग मोटर से पानी पटा रहे हैं, और डीजल से यदि पटाना होता तो इतना शायद नहीं कर पाते, उतना पूंजी नहीं होता। लागत और बढ़ जाता है आपका? जी जी जी, लागत बहुत बढ़ जाता, तो पूंजी न होने के कारण हम लोग छोड़ देते, फिर दूसरा कोई खेती करते जो ट्रेडिशनल था वो करते। अच्छा, ज़रा एक मिनट, आप यहाँ आए, ये दिल्ली में काम करते थे, लेकिन जब चीज़ें बदली तो ये गांव वापस लौट आए। मतलब आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगा कि अब गांव वापस लौटना चाहिए? सबसे पहले तो सर मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपको जो मीडिया कर्मी लोगों को, जो आप लोग उतना दूर से यहाँ आए हैं हमारे सिंहवाहिनी पंचायत में। सिंहवाहिनी सर, हम दिल्ली में 20 साल सिलाई किए थे। हम लोग को गरीबी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत था घर पर, सिलाई की। सिलाई से लगभग हम 4 साल पहले सर दिल्ली छोड़े थे, है ना। तो हमारा यहाँ रोड वगैरह नहीं था, रोड बहुत यहाँ दिक्कत के बातें छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत था ना, उससे ज़्यादा हम क्या करें, रोड बिल्कुल टूटा फटा था। इसके बाद जा कर के यहाँ एक छोटा सा किराना का दुकान खोले, और हमारे पिताजी है, मम्मी जी है ना, सब मिलजुल के अब यहाँ खेती करते हैं। और गांधीनगर में सर बहुत कष्ट था, वहाँ जैसे कहीं मकान मालिक आकर गाली बक दिया पैसा के अभाव में, कहीं काम नहीं चला, है ना, तो वहाँ हमको सर प्रॉफिट नहीं आ रहा था। घर पर सर हम बहुत खुश हैं और बहुत बढ़िया से हम यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सर, हम मुखिया जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहेंगे सर, कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास एक कल है जो 80 फीट कल है, जो होम पाइप जो पानी पीते हैं। तो 80 फीट पानी जो है ना सर, आजकल भी हम जो भर के कभी कभी जो चूहा वगैरह दुकान में होता है, तो उसके लिए एक बाल्टी, ये क्या कहते हैं, जो ये छोटा सा बर्तन में रख देते हैं पीने के लिए, तो उसमें जब मैं सो के जब उठता हूँ ना सर, तो वो पानी बिल्कुल पीला हो जाता था। और उस समय हम लोग वहीं पर नहाते थे, तो ये कपड़ा वगैरह जो है जो पीला रंग हो जाता था। लेकिन मुखिया जी जो यहाँ आई ना, तो यहाँ सबसे पहले उनका एक प्रण था कि भाई तुम पहले यह बदलाव करो, पानी बदलो। तो हमारे पंचायत में ये जो पानी टंकी लगा, लगभग 20-25 को लगा हुआ है। और इसके बाद 250 फीट उस समय कल था, कल भी हला। कल हलने के बाद सर हम लोग को यह परिवर्तन हुआ है कि इस समय सब में पहले देखते ना तो खुदली हो जाता था, तो आज सर उस सब से मैं निपटारा हूँ और बहुत खुश हूँ सर। ये चीज़ है, विशेष क्या कहें सर। अच्छा, खेती में उसका जो सोलर पंप लगा, उससे खेती में क्या बदलाव है आपका? उससे खेती में बदलाव, पानी जो है ना सर, जैसे बाढ़ के समय जाता है एकाएक पानी, यहाँ पर भी बहुत टूटा हुआ था, जो आप रोड देख रहे हैं, इसका फोटो है मेरे पास, पूरा टूटा था, इतना इतना पानी था, पूरा टूट गया था। अभी ठीक लग रहा है। तो तुरंत पानी खत्म होता है सर, और इसके बाद पानी का दिक्कत हो जाता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हम लोगों को टाइम पर पानी मिलता है, जब मर्जी हुआ अपना पानी पटाते हैं, और उससे जो है ना उपजा सर बेसी होता है। पानी में पहले डीजल में जो खर्च लगता था वो खर्च वो तो सर पूरा बच गया, तो पैसा कहाँ लगता है। डीजल जो ये जो पानी टंकी जो आया, मोटर जो लाइट वगैरह सब, तो मोटर भी कितना लोग लगाया है, तो उससे बहुत बचत है, बहुत बचत। मान लीजिए 0 पॉइंट कहाँ जहाँ 100-125 कट्ठा लगता है, हमको शायद पड़ता था, है ना, लेकिन अभी तो बिल्कुल 0 पॉइंट हो गया है, और पैसा कहाँ खर्च होता है सर।
वो तो बहुत बड़ा बचत है सर। अच्छा रितु जी, ये जो प्रोजेक्ट है जिस संस्थान ने आपको सोशल इसके लिए उन्होंने लगाया है, ये अमूमन एक प्रोजेक्ट लगाने में अगर कोई गांव, कोई मुखिया अगर चाहे या कोई जनप्रतिनिधि चाहे कि हम इस तरह से गांव में लगाएं, उसको क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से वो कर सकता है? अभी जो सरकार का गाइडलाइन आया है 15वीं वित्त की राशि का हम लोगों का अभी प्लान प्लस में हम लोग को भर के देना था, उसमें जल प्रबंधन पे भी खर्च करना है और इस तरह के अभी गाइडलाइन आए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव, चूँकि जल संरक्षण और इस सब पे चूँकि पैसे खर्च होने हैं 15वीं वित्त के, तो वो चाहे तो इस तरह की चीज़ों को अपना सकते हैं और अपने यहाँ की खेती को बेहतर बनाने के लिए ये बाकी के मुखिया भी अगर चाहें तो ये कदम उठा सकते हैं। अच्छा, ये पैसे कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे सफिशिएंट है और मुझे लगता है कि जो पैसे हैं वो रेदर देन की जो वित्तीय योजनाओं के जो पैसे होते हैं उसको लगातार की सड़क ही बनाओ या इसी पे काम करो, ऐसा ना हो करके मुझे लगता है कि अगर एग्रीकल्चर पे भी उसका कुछ सपोर्ट अगर किया जाए तो वो आमदनी पंचायत को और बेहतर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में अच्छा रहेगा। अच्छा, आप अपने इस अनुभव के आधार पे, मतलब अगर हम पंचायत को मजबूत करना चाहें, क्योंकि पंचायत मजबूत होगा तो आपका जिला मजबूत होगा, जिला स्टेट मजबूत, फिर देश मजबूत। अक्सर ये लोग बातें करते हैं, अंतिम इकाई प्रशासनिक तंत्र का हो या डेमोक्रेसी का, अंतिम इकाई ये पंचायत है। आप बाहर से आइए और इस पंचायत सरकार के सहारे उन चीज़ों को आप बेहतर समझ पाएंगे। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, जो एक जिस तरीके से आप पंचायत को बनाई है, पूरे देश का पंचायत उसी तरीके से काम करे, इसके लिए क्या सुझाव आप हो सकता है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या क्या और नई चीज़ें सामने आनी चाहिए जिससे आर्थिक रूप से, मतलब पंचायत भी अपने आप को टैक्स के मामले से या बाकी रिसोर्सेज से खुद आत्मनिर्भर हो जाए, सरकार से फंड लेने की जरूरत नहीं ना पड़े। इस तरह के स्कोप या कुछ इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं जो पंचायत में किया जा सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर पंचायत के पास अगर अपना कोल्ड स्टोरेज हो, अपना वेयर हाउसेस हो, जहाँ पे कि किसानों को तुरंत ही आनन फानन में अपना जो फसल हो बेचने की जल्दीबाजी ना हो। आज उन्हें जो पैसे मिलते हैं फसल कटाई के बाद, उनके पास इतनी जगह नहीं है कि वो उसको कहीं रख सके, वो और दूसरी फसल भी लगानी है, ये भी उनको ध्यान देना है कि दूसरा फसल भी उन्हें लगाना है, नहीं तो वो लेट हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में अगर पंचायत के पास अपने रिसोर्सेस हो, अब सवाल ये उठता है कि अपने रिसोर्सेस आए क्या। मुझे लिटरली ये लगता है कि कहीं ना कहीं से अगर सरकार ने जो काम किया, कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम है, लेकिन कई क्षेत्रों में मुझे ऐसा लगता है कि नेग्लेक्ट करने का काम किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो पंचायतें हैं, वहाँ पे पैरेलली जो कृषि के ऊपर जो ध्यान देने की बात थी उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसी वजह रही कि हमारे यहाँ पे तालाब की कमी नहीं है या तालाब की कमी नहीं हो सकती थी, गाँव में ज़मीन की कमी नहीं है, बावजूद वहाँ पे फिशरी का बहुत अच्छा जो अलाइड सेक्टर जितने भी एग्रीकल्चर के पैरेलली अलाइड सेक्टर्स के काम चलते हैं। अलाइड सेक्टर्स आपके हो गए, फिशरी है, गोटरी है, बकरी पालन है, इस तरह के जो भी काम है जो किए जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से वो नेग्लेक्ट हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कैसे आपका, जैसे मान लो आपने कहा कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, तो इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रांग होगा? खेती की बात करते, खेती कैसे बेहतर कर पाएंगे? अगर किसानों के पास पूंजी है अच्छी लगाने की, या किसानों को अगर कहीं से कोई सब्सिडी लेनी है, उसकी जो प्रक्रिया हो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि बंदा कागज़ के फॉर्मेलिटी को देख करके या कट और कमीशन के चार्जेज को देख के भाग खड़ा हो और लगे कि इससे अच्छा है कि बाहर जाके 10-15 हज़ार की नौकरी कर लो। तो जो सरकार की योजनाएं हैं वो मुझे निश्चित तौर पे लगता है, खासकर सब्सिडी से रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो कस्टमर फ्रेंडली होनी ही चाहिए, ताकि आज वो नौबत नहीं आती कि आज आंध्रा की मछलियाँ बिहार में आकर के बिकती हैं और हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाता है, जबकि बिहार चाहे तो सबसे बड़ा निर्यातक मछली उत्पाद का हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस पर ध्यान मतलब देने की ज़रूरत है। ये जो इलाका है, उस इलाके की पहचान मछली, पान, मखाना, सिंघारा, ये सब एक पहचान रहा है, मतलब ये इलाका ही रहा है, पानी का इलाका रहा है। बिल्कुल, पानी और का आज इलाका स्थिति ये है कि इस इलाके में गांव-गांव तक आंध्र की मछलियां आ रही हैं। तो ये मतलब आपको लगता है कि बदलाव किया जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं? बिल्कुल, हमें लगता है कि लोगों को अभी तो लोगों को एक सबक लेना चाहिए, जो इस पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया है। जहां हम अपनी परेशानियां या थोड़ी मेहनत से बच के, या सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमें कस्टमर फ्रेंडली अपनी योजनाओं को रखना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं वो अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, अपने खेतों में काम करें, अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने यहाँ के रिसोर्सेज को
उसको और यूज़फुल कैसे बनाया जाए, सरकार उसको अपनी योजनाओं से और कंफर्टेबल कैसे कर सकती है, वो उसको उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पैसे हैं वो हमारे यहाँ बाहर से आने चाहिए, ना कि जाने चाहिए। अब फूल उत्पादन की बात कर लो, हमारे यहाँ पे जो मिट्टी का स्वभाव है बिहार का, वो गेंदे का फूल के बारे में कहते हैं कि उसको मसल के फेंक दो तो पौधा निकल आता है। जबकि सच्चाई ये है कि कोलकाता से पूरी ट्रेन की वैगन जो है वो गेंदा, जरबेरा और रजनीगंधा के फूल यहाँ पे आते हैं। क्या ऐसी नाकामयाबी रही योजनाओं की कि हम लोग किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर पाए फूल उत्पादन के लिए? क्या हमारी ट्रेनें नहीं जा सकती थी कलकत्ता या दिल्ली या मुंबई हमारे यहाँ से, जबकि एकदम उपयुक्त मिट्टी के बावजूद भी? क्या ऐसी वजह रही? मुझे लगता है इन वजहों को फाइंड कर करके उसको मजबूती देने की ज़रूरत है, ताकि ये जो ट्रेनें इधर आ रही हैं उल्टी जानी चाहिए। और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिसोर्सेस है, बस उसको सही तरीके से उपयोग करने की ज़रूरत है। लगता है कि इस आपदा में जिस तरीके से प्रवासी बिहारी मजदूरों के साथ जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ बिहार के लिए हो सकता है कि कुछ शुभ संकेत आने वाले समय में इसका एक प्रभाव भी पड़े। पूरी जो हमारी प्रवृत्ति हो गई थी कि चलिए बाहर की ओर कुछ कमाए, यहाँ पे उस पान की दुकान करके भी उतना राशि कमाया जा सकता है, लेकिन एक प्रवृत्ति हो गई कि चलिए हम सब लोग दिल्ली, पंजाब, गुजरात जाएं कमाने के लिए। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि कहीं ना कहीं से सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से उसे एक कमी रह गई कि उसे कस्टमर फ्रेंडली नहीं बनाया गया। अगर इतनी उलझने ना हो लोन लेने में या बाकी की चीज़ों में या चीज़ों को समझने में, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो कोविड है उसे एक सबक तो ज़रूर हमें दे गया है, और लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि अब भागना नहीं है, अब जो कुछ भी है उसको अपने यहाँ ही काम करना है। तो ऐसे समय में बस सरकार से मैं अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी योजनाओं को कस्टमर फ्रेंडली बनाए, ताकि अब ये नौबत ना आए कि माइग्रेशन हो और बढ़े। चलिए इसी पंचायत के सहारे गांव के हम अर्थतंत्र को भी समझने की कोशिश की कि अगर इच्छा शक्ति हो अगर आप में, तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल सकती है। चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद हालांकि हम चर्चा करने वाले थे पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण को लेकर, या पंचायत को क्या फंड सरकार की तरफ से मिलता है, उसको कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीच में ही खेती के इश्यूज़ पे हम जब उस स्टोरी की तरफ बढ़ रहे थे तो ये चीज़ें भी देखने को मिला। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इस आपदा का हम कैसे बिहार के पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए कि लोगों में जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी बिहारी लौट रहे हैं, उन्हें हम कैसे उन्हें मोटिवेट करें कि जो आप कमा रहे हैं वहाँ पे आप यहाँ रहें, वो सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है, आप उसी तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो ये सोच बदलने का भी वक्त है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी बिहारी मजदूर परेशानी के हाल में हैं, जो स्थिति वो झेल रहे हैं, हमें लगता है कि उन्हें भी ये आने वाले समय में ये महसूस करना होगा कि हम बिहार को जब तक बेहतर नहीं बनाएंगे तब तक आप बाहर जहाँ कहीं भी कमाने जाएंगे आपके साथ दोयम नागरिक की तरह व्यवहार होता ही रहेगा। ये समझने की ज़रूरत है, हम बिहार में रहें और बिहार के तरीके से जिए, और कैसे हम बिहार को डेवलप कर सकते हैं। जब तक ये हमारी सोच नहीं होगी चीज़ें नहीं बदलेंगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और बाकी जो उनकी योजनाएं हैं उन योजनाओं तक हम पहुंचेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे योजनाएं गांव में पहुंची और उसका क्या असर पड़ा। चलिए एक पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और इस खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम में हम इस वक्त इस सिंघवानी पंचायत की चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए, जब आप सिंघवानी पंचायत में आएंगे तो ये एक अधवारा समूह की नदियाँ हैं, जिस नदी पर ये पुल बना हुआ है। ये आप अमूमन पुल तो अलग चीज़ें हैं, पुल बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से फ्लैग लगाया गया है और पेंटिंग, इसकी खास बात यह है कि इस तरह से पेंटिंग करके सजा के पुल को भी एक तरीके से, मतलब आप अगर पुल पे आए तो ये लगेगा ही नहीं कि ये आप किसी नदी के पुल से आप गुजर रहे हैं। एकदम अलग अलग कलर के फ्लैग लगे हुए। हम चाहेंगे कि हम उनसे बात करें कि ये रितु जायसवाल जी से हम जानना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट, मतलब पुल तो ठीक है, पुल का निर्माण हुआ, ये फ्लैग लगाने के पीछे क्या ये था? ये फ्लैग मुझे लगता है कि अगर एक तो शांति का प्रतीक के तौर पे हम लोगों ने लगाया है। ये कलरफुल जो
लगे हुए हैं, वो जो यहाँ लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं से एक मानसिक रूप से एक शांति सा महसूस होता है। और दूसरा, उनको लगता है कि हमारा पंचायत खूबसूरत है, उनको एक गर्व आता है अंदर में कि हम साफ सुथरा और खूबसूरत पंचायत है हमारा। पॉजिटिविटी लाने का एक मकसद हम कह सकते हैं। फिर ये पेंटिंग कराना इस तरह से पूरी, हाँ, ये कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि एक लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी लाता है। तो एक ज़रूरी नहीं है कि आप पंचायत प्रतिनिधि हैं तो आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम और वित्तीय योजनाओं का काम करें। आपका पैरेलली आपका ये फ़र्ज बनता है कि एक पंचायतों में एक पॉजिटिविटी का माहौल हो, एक सकारात्मक सोच के साथ लोग आगे बढ़ें, एकजुटता हो, एकता हो, ये सब बहुत कुछ आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसके लिए कदम। मुझे लगता है ये झंडा जो है वो शांति का प्रतीक और सकारात्मक सोच के कारण हम लोगों ने लगाया है। अच्छा, ये एक मानसिकता है, इस मानसिकता को भी समझने की ज़रूरत है कि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपका काम सिर्फ ईंट की दीवार ही खड़ी करनी नहीं, सड़कें बनानी ही नहीं है, सोशल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। बिल्कुल, आप ये समझ लो कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जबकि अगर पार्टिसिपेशन की बात करें, अगर प्रॉपर्टी में राइट की बात करें तो खेती में मतलब जो ज़मीन होता है उसमें महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री बहुत कम होती है, बहुत कम। यानी कि अगर हम और दूसरी बात, अगर मेहनत की बात करें अगर हम लोग, तो जब हम किसान का नाम लेते हैं तो हमारे नज़र के सामने एक बूढ़ा बेचारा किसान का चेहरा आता है, जबकि आप गाँव में जा कर के देखिएगा तो खेतों में काम करने वाली पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ हैं। यही नहीं, खेतों में नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो काम करते हैं वो पुरुष से ज़्यादा महिलाएँ करती हैं। ये काफ़ी गहरी नदी है, मतलब अगर अमूमन, हालांकि इसका धार बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है, डीप है। यही नदियाँ बाढ़ लाती हैं इस इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, ये अधवारा समूह में जितनी भी नदियाँ पड़ती हैं उसमें से ये एक नदी है और इसके बिल्कुल छोटे रूप में मत जाइएगा, ये जितनी गहरी और ख़तरनाक हो जाती हैं बारिश के वक्त पे और बाढ़ के टाइम पर, बहुत विकराल। ये पूरा का पूरा पंचायत क्या, ये पूरा इलाका इसकी चपेट में आकर के ख़त्म हो जाता है सब कुछ। और ये हमारे पंचायतों के बीचों बीच, हम जहाँ पे खड़े हैं ये बिल्कुल मिडिल पंचायत है हमारा। आधी पंचायतें उस तरफ हैं, आधी पंचायतें इस तरफ हैं और बीचों बीच ये नदी यहाँ से गुजरती है। ये नदी तो हर वर्ष मतलब आपके सब पूरे किए हुए काम को उसी तरीके से पूरी कह सकते हैं कि रौंद देती है ये। बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने मिनिमाइज़ करने के लिए देखा कि कहाँ कहाँ से पानी का प्रेशर ज़्यादा था और कहाँ कहाँ से जहाँ सड़कें ज़्यादा तोड़ती थी, तो उस जगहों पे हम लोगों ने पानी को क्रॉस करने के लिए छोटे छोटे ऐसे बनाए हैं पैनल कि वो निकल जाए, पानी का बहाव मतलब क्रॉस कर जाए बिना किसी चीज़ को डैमेज किए हुए। तो अब इंतज़ार है अगले, अगर ऐसा भगवान न करे कि फिर से आता है तो मुझे लगता है कि शायद इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, फ्लड मैनेजमेंट को लेकर, मतलब पानी वरदान है ये कहा जाता है और अब तो वो तीसरी चीज़ें आई कि भाई अब तो कोरोना महायुद्ध के लिए वायरस भी अब एक नई चीज़ के, लोग कहता था कि तृतीय विश्व युद्ध दुनिया में पानी के लिए होगा, लेकिन अभी कोरोना वायरस आ गया। तो पानी के मैनेजमेंट को लेकर कभी आपको लगा कि इतनी नदियाँ हैं, इतने इस तरह से पानी हमारा वेस्टेज जाता है, इसके मैनेजमेंट को लेकर कभी आपको लगा कि कुछ बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता है? आप अपने अनुभव के आधार पे कुछ। हाँ, हमारे यहाँ पे जितनी भी नहर है वो काफ़ी टाइम से उसकी उड़ाही नहीं हुई थी, तो हम लोगों ने पैरेलली हमारे यहाँ जैसे आप नदी देख रहे हो ना, इतनी ही लगभग कवर करती हुई नहर है, उसको हम लोगों ने उड़ाही कराया ताकि बारिश का जो पानी है वो उसमें इकट्ठा हो सके, यानी वाटर शेड मैनेजमेंट में हम लोगों ने काम किया है। नदी है, पानी बारिश में के समय जो पानी आई वो पानी चली गई गंगा में, जहाँ गिरी फिर समुद्र में पानी चला गया। इस पानी को हम स्टोरेज के रूप में, इतना पानी तो स्टोर नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं, जिसका हम मछली पालन में या कृषि के रूप में, खुदवाना हो गया या नहर की उड़ाही हो गई, तालाब, मैक्सिमम तालाब अगर यहाँ पे खोदे जाते हैं, जिसके लिए मैं लोगों को प्रेरित करती रहती हूँ कि आप लोग तालाब खुदवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और नहर जितनी भी सरकारी नक्शे में जो नहर है उसकी उड़ाही तो हम लोग मनरेगा से खुद भी करवाते हैं, ताकि पानी का, क्योंकि आप देखेंगे कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक ही साल में हमें फ्लड का भी सामना करना पड़ता है और फ्लड के तुरंत बाद सूखा का भी सामना करना पड़ता है। और एक ही वक्त में पिछले बार भी ऐसा हुआ कि एक ही बात में जहाँ पे फ्लड रिलीफ बटा वहाँ पे सूखा रिलीफ भी बटा था। आपको पता होगा कि ये एक बड़ी ये है कि वहाँ शायद हम लोगों ने वाटर शेड मैनेजमेंट पे काम ही नहीं किया है कि पानी को कैसे स्टोर करें जो कि हमें आगे खेती के लिए काम आए, या ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज रखे, सूखे नहीं, ज़मीनी पानी है वो सूखे नहीं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालाब और ज़्यादा से ज़्यादा नहर हो, ये होना बहुत ज़रूरी है पंचायतों में, वो आपकी कृषि के लिए भी अच्छा रहेगा।
चलिए चलते हैं और कुछ इनका प्रोजेक्ट जिस पर ये काम किए हैं उनको भी समझिए कि एक मुखिया का काम सिर्फ कंक्रीट का दीवार खड़ा करना या सिर्फ रोड बना रहे हैं, सड़कें बना रही हैं, यही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी कई सोशल अवेयरनेस का काम है जिसके सहारे आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। अपने पंचायत के जनता को भी और वोटर को भी एक नई के अंदर एक नई सोच भी आप डेवलप कर सकते हैं। चलिए और कुछ और बहुत सारी काम इन्होंने की है, ज़रा उन कामों को समझने की कोशिश करते हैं। जी, आपने कहा कि सिर्फ कंक्रीट का काम करवाना ही और वित्तीय योजनाओं के पैसे का मैनेजमेंट ही पंचायत के प्रतिनिधि का काम नहीं होना चाहिए। सोशल चेंज के लिए उन्होंने क्या किया, अवेयरनेस के लिए क्या किया। जैसे हम लोगों ने लगातार बाल विवाह रोकने पे काम कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे बाल विवाह आपने कैसे रोका, ये तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक सिलाई केंद्र की स्थापना की, जहाँ पर लड़कियों को 17 वर्ष की होंगी तो उसका एडमिशन होगा, 18 साल तक 1 साल तक उसका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और 18 साल पूरा होने पे अगर वो शादी करते हैं तो एक सिलाई मशीन भी दिया जाएगा। मतलब उसके पीछे तात्पर्य ये है कि अगर बेटियां सिवाहिनी पंचायत से जाएं तो अपने पैरों पे खड़ी होकर जाएं, किसी के ऊपर बोझ बन के पहले दिन से ना जाएं, एम्पावर होकर के जाएं। लगातार हम लोग स्किल ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं जिसमें कि ब्यूटी पार्लर हो, सिलाई हो, मैशन वर्क हो, बिल्डिंग वर्क का काम हो, इस वर्मी कंपोजिशन का काम हो, ट्रैक्टर मैकेनिक का काम हो, मोटर मैकेनिक का काम हो। तो लगातार हम लोग ने 10 ट्रेड पे हमारे पंचायत में अभी स्टार्ट हुआ ही था कि अभी इसके कारण कोरोना के कारण उसे बंद करना पड़ा, लेकिन हम लोग स्किल ट्रेनिंग पे काम करते कि हो सकता है कि माइग्रेशन हमारी किस्मत हम लोग मान लिए हो कि है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि वो माइग्रेट लेबर ही कहलाए, वो स्किल्ड नहीं हो सकते। जो वो जाएँ तो कम से कम एक सम्मान के साथ श्रम जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि उन्हें ट्रेंड किया जाए, उस चीज़ों में उसको स्किल दिया जाए। तो हम लोगों ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे अपने पंचायत में स्टार्ट किया। जो महिलाएं होती हैं, जो विडो होती हैं, उनको प्रॉपर्टी में राइट्स दिलाने का काम, क्योंकि यहाँ पे होता था कि अगर महिला विडो हो गई तो वो सिर्फ एक महज घर की नौकरानी की तरह रहेगी, वो उसके अंदर वो मालिकाना हक नहीं होता था। तो उसके लिए हम लोगों ने फ़ाइट किया कि नहीं, अगर विडो है तो उसकी भी प्रॉपर्टी में उसके जो बेटे का जो राइट बनता था वो उसकी पत्नी का बनेगा, उसको दिलाने का हम लोगों ने काम किया है। तो सोशल सेक्टर में हम लोगों ने, अगर आप कहें स्वच्छता पे महिलाओं के लिए, यहाँ सैनिटरी पैड बैंक्स हैं हमारे पंचायत में, जगह जगह पे सैनिटरी पैड बैंक्स, कपड़ों की जगह यहाँ पे पैड का इस्तेमाल करने लगी हैं अभी महिलाएं और लड़कियाँ। तो ये सब महिलाओं की स्वास्थ्य हो या रोजगार का हो, अगर आप सरकार की बात करते हैं तो जीविका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जीविका बहुत बेहतर काम कर रही है, सरकार के साथ एकदम कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर रोजगार सृजन पे महिलाओं के बीच में एक वैसी महिलाएं जो कि शायद आप समझ लो कि वो कैश बुक्स लिखने से लेकर के बिल बुक लिखने का काम कर रही हैं, मैनेजमेंट कर रही हैं, बैंकों तक पहुंच रही हैं और लोन के माध्यम से आज वो बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, हर तरह की चीज़ों में वो अपना बिजनेस ये एस्टेब्लिश कर रही हैं। और आज इस कोरोना के वक्त पे आप देखेंगे कि जहाँ पे पति वो फंसे हुए हैं बाहर, अभी उस कंडीशन में नहीं है कि वो खुद भी भूखे हैं, वो पैसे कहाँ भेजेंगे। तो आज महिलाएं जो अपने पैरों पे खड़ी हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से खड़ी हो, वो गाय पालन कर रही हो, भैंस बकरी जो भी पाल रही हैं, उससे वो आज अपने घर को चला रही हैं। तो एक चीज़ मैं आपको वक्त बता दूं कि इस पेंडेमिक के बाद रिवर्स माइग्रेशन की बात होगी। चलिए सकारात्मक चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस आपदा के बाद बिहार जैसे राज्यों में जहां मजदूर पलायन एक कह सकते हैं कि विभीषिका के रूप में देखा जाता था कि भाई यहाँ पे लोग बिहारी और बिहारी के एक गाली के रूप में जाना भी जाता था, लेकिन इस आपदा की घड़ी में जो चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरीके से प्रवासी मजदूर को लेकर समस्याएं खड़ी हुई हैं, अपनी सरकार भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब अब घर के लोग भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं इस आपदा के घड़ी में। तो ये चीज़ें लोगों के मनोविज्ञान पर उसका असर पड़ता है, मनोभाव पर उसका असर पड़ता है, जिसका असर सकारात्मक भी हो सकता है। ऐसी चर्चाएं अब होने लगी हैं। चलिए ये चर्चा हम जारी रखेंगे और कई इनके प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट को भी समझना चाहेंगे कि गाँव को लेकर और ये क्या कर रही हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको आगे चलते हैं और हम गांव के विकास को लेकर जो और इनके जो काम चल रहे हैं, सोशल अवेयरनेस को लेकर भी हमने बात की कि सोशल डेवलपमेंट पर भी जनप्रतिनिधि का काम सिर्फ यही नहीं है कि आप सड़क बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, इंदिरा आवास में आप घर बांट रहे हैं या फिर लोगों को समय पर राशन मिल रहा है कि नहीं, ये देखें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके सहारे आप अपने पंचायत को बदल सकते हैं। फिर हूँ यारो, मुझे चल के जाना है।
सिंहवाहिनी पंचायत में जब आप प्रवेश करिएगा तो वो ये आप अजीबोगरीब थोड़ा लगेगा कि ये जो आप स्टील का फ्रेम देख रहे हैं, इस तरह से अमूमन शहर में लोग सीढ़ी में इस्तेमाल करते हैं, बालकोनी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव के पुल के सामने पुल की तरफ टर्निंग है और देखिए किस तरीके से अमूमन ये आप किसी महानगर के आसपास के इलाके में 4 लेन पर आप गुजरेंगे तो ये इस तरह से रंगी हुई पिलर आपको दिखाई देंगे और इस तरह से सजा हुआ कि आप टर्निंग पे जा रहे हैं तो वो, लेकिन ये स्टील के फ्रेम का इस्तेमाल करना, ये आपको क्या आइडिया है, ये इसकी क्या वजह, ये क्यों आप इस तरह से इसका असल में हम लोगों को एक पंचायत को के सौंदर्यीकरण पे एक पंचम की राशि में एक आप देखेंगे गाइडलाइन में कि सौंदर्यीकरण पे खर्च किए जाने का है। तो मुझे बस यही लगा कि पंचायत में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सौंदर्यीकरण पे काम हो। तो ये अभी जो लगाया गया है ये पूरा वहाँ लंबा तक जाएगा और इसके किनारे हम लोग पाम का पौधा लगाएंगे, बॉटल पाम का, जो कि आप पंचायत को खूबसूरत बनाएगा। और मुझे क्या लगता है कि अगर इस स्कूलों में भी जो बाउंड्री होती है, जब एयरपोर्ट जैसी जगह, सेंसिटिव जगह, वहाँ पर अगर बाउंड्री स्टील की बाउंड्री हो सकती है तो गांव में स्कूल की बाउंड्री ऐसी क्यों नहीं हो सकती है, स्टील की बाउंड्री क्यों नहीं हो सकती है। इसके क्या फ़ायदे मैं आपको बता दूँ। मान लो बाढ़ आया और ये टूट भी गया, ये निकल भी गया, तो दोबारा आप इसको सीमेंट से इसको सेट कर सकते हो। मान लो कि स्कूल की बाउंड्री है, अगर वो बाढ़ आई टूट गई तो आपकी बाउंड्री बर्बाद हो गई, लेकिन अगर वो इसकी जगह स्टील की बाउंड्री अगर आप बनाते हो तो पानी इसके नीचे से निकल जाएगा। अगर ये मान लो टूट भी गया तो आप इसको दोबारा सेट कर सकते हो। इसका एक बार लगाने के बाद मतलब आप क्या कह सकते हो, लाइफ टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये जो पुल है जैसे एकदम यूँ टर्न है, अमूमन टर्न पर इस तरह से शहर में ये देखने को मिलता है, बड़े बड़े 4 लेन शहर पे स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक उसके सामने सोलर ऊर्जा का प्लेट लगा हुआ है। आपकी तमाम योजनाओं का बोर्ड पर अगर हम बात करें तो सब कुछ ये एक इंडिकेशन है कि हम जो भी काम कर रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ करें। वो लेकिन गाँव फिर में मोबाइल चार्जिंग के काम में आता है कि अगर पूरी पंचायत की लाइटें चली गई तो उस सोलर प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है, तो जिनको भी अगर मोबाइल वगैरह चार्ज करना तो वहाँ से चार्ज कर सकते हैं, लाइट हो या ना हो। मतलब वो मोबाइल चार्जिंग प्लेट है, वो ये मोबाइल चार्जिंग के लिए वो प्लेट लगाया गया है। अच्छा। तो पानी की टंकी भी वहाँ पे लगी हुई थी, तो अभी वो मेंटेनेंस के लिए गई है, लेकिन साथ ही साथ वो मोबाइल चार्जिंग के काम में आता है। ये एक टर्निंग है, एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर देखेंगे कि अगर हम लोग स्टील से इसको कवर कर देते हो तो सौंदर्य के साथ साथ सेफ्टी, और सेफ्टी के साथ एक पॉजिटिविटी जो लोगों में आएगा, ये सारे फायदे हैं। अच्छा, ये मोबाइल चार्जर स्टैंड बनाने के पीछे क्या लगता है, क्या उद्देश्य था? जो जैसे कभी क्या होता था, ये जो हमारा एरिया है ना, वहाँ पे आंधी बहुत ज़्यादा आता है, आंधी बिजली का रखना ये सब आम बात है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी आती है और बहुत तेज़ होती है आंधी की स्पीड। हम लोग अभी जहाँ पे हैं वो नेपाल से ज़्यादा 15 किलोमीटर की दूरी पे है नेपाल से, आप सोचिए बिल्कुल बॉर्डर के किनारे हैं, तो यहाँ पे आंधियाँ बहुत आती हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर कहीं पेड़ गिर गया, गांव का एरिया है तो बिजली नहीं आ पा रही है, तो ऐसा नहीं हो कि मोबाइल भी काम ना करे, तो यहाँ पर ये प्लेट इसलिए दिया गया ताकि आप मोबाइल यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। मतलब आपके इस पंचायत में सोलर ऊर्जा भी है और बिजली की भी व्यवस्था? हाँ, आप देखेंगे हर जगह पे सोलर लाइटें यहाँ पे लगी हुई हैं। बिजली हो ना हो, सोलर लाइटों से यहाँ पे पंचायत रोशन रहेगा रात के वक्त में। तो ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ मतलब बिजली के ऊपर ही डिपेंड हैं या कुछ भी, अपनी सोलर ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम लोग पंचायत को रोशन किए हैं। पानी की व्यवस्था उसके माध्यम से किया जा रहा है, या मोबाइल चार्ज करना है, या किसी को अन्य भी और कोई उपयोग में लाना है तो वो कर सकते हैं इस्तेमाल इसका। चलिए, इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और इस कार्यक्रम के सहारे हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से अगर सोच हो और सकारात्मक सोच हो तो चीज़ें बदल सकती है। ये दिल्ली जैसे महानगर को छोड़कर ये गांव आई, ससुराल आई, इनकी यहाँ ससुराल है। अच्छा, ज़रा चलते चलते ये भी सवाल है कि आप ससुराल में एज ए जनप्रतिनिधि आए के रूप में काम करने का विचार आपको कैसे हुआ? वो भी इतना पिछड़ा इलाका। हाँ, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरा ससुराल इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शादी हुई और शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ वहीं चली गई जहाँ उनकी पोस्टिंग थी, कभी आना हुआ ही नहीं। बस एक बार इच्छा हुई कि नहीं, मुझे देखना है कि मेरा ससुराल है कैसा, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो देखना और जो समस्याएं यहाँ पे देखी वो कहीं ना कहीं से मुझे लगा कि ये असली भारत है, और वो इतना पिछड़ा है। सच कहूँ तो मुझे जो मैंने सुना था कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है, मुझे लगा कि भारत की आत्मा गांव में बसती नहीं, शायद हर रोज़ और हर पल मरती है।
अगर बेसिक साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं हैं, रोज़गार के साधन नहीं हैं, आने जाने के लिए रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। इन सब चीज़ों ने मुझे लगा कि ठीक है, एक रास्ता ये था कि बुरा भला कह करके निकल जाओ, दूसरा रास्ता ये था कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे लगा कि मैं कोशिश करती हूँ, शायद मेरी एक कोशिश से अगर कुछ बदलाव ला सकते हैं, और उसी का परिणाम था कि यहाँ पे मुखिया का नॉमिनेशन चल रहा था। मैंने वो नॉमिनेशन फाइल किया, लोगों ने जाति पाति से उठ करके वोट दिया, काफ़ी अच्छी जीत की मार्जिन रही हमारी, और तब से लगे हैं आज तक काम में बेहतर बनाने के लिए पंचायत को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, लेकिन चलते चलते इन चीज़ों को आप समझिए कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। चलिए, इस मुसाफिर हूँ यारो कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के सहारे कुछ नई चीज़ें हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे। चलिए, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। फिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।